मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आइए, स्वागत है आपका हमारे इस निशुल्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। बीपीएससी पीटी पास करना एक ऐसा ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाले लोगों के लिए लगभग आसान सा चीज़ होता है, परंतु मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को लगता है कि यह बहुत कठिन काम है। परंतु आज हम मुख्य परीक्षा के बारे में, बीपीएससी मेंस के बारे में हर पहलू पर बात करेंगे। क्या उसका सिलेबस होता है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ने के बाद हम बीपीएससी मेंस परीक्षा को अच्छी ढंग से लिख सकते हैं, और क्या हमारी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। यह हम अपने मित्र मंडली के सहयोग से हमारा यह इनिशिएट है, विशेषकर दूर दराज और गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं कि वो कोई पटना, दिल्ली या अन्य शहरों में जाकर तैयारी कर सके। क्योंकि गरीबी किस तरह से प्रतिभा को एक तरह से मार देती है, इसको मैंने काफी करीब से देखा है। और यही कारण है कि जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, और उनको लगता है कि उड़ने के लिए हमारे पास पंख नहीं है, हम साधन विहीन हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास मार्गदर्शन नहीं है, तो बेसिकली वैसे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए ही हमने YouTube चैनल प्रारंभ किया है। विद्यार्थियों से, हमारे दर्शकों से, सुनने वाले ऑडियंस से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए, आज हम बात करते हैं बीपीएससी मेंस का। कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, सिविल सेवा की परीक्षा, संयुक्त परीक्षा के नाम से निकलती है, तो इसके दो चरण होते हैं। पहला होता है पीटी और दूसरा मेंस। मेंस भी दो स्टेज में होता है, एक तो होता है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायमेंशन कवर करना होता है और विद्यार्थी को रूबरू पेश होना होता है, तो उसके लिए कई सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के लिखित भाग का। जो मुख्य परीक्षा का जो लिखित पोर्शन होता है, जो लिखा जाता है प्रश्न और उत्तर, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा की यदि बात करें तो मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर और कुल अंक जो है वो 1000 के होते हैं। 1000 अंक में से 900 अंक पर मेरिट निर्धारित होता है, और 100 अंक जो है वो क्वालिफाइंग होता है, उसकी गणना नहीं की जाती है। किस प्रकार से होता है ये देखिए। तो पहला पेपर जो सामान्य हिंदी होता है, ये सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है, और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब 100 में से यदि 30 अंक आप प्राप्त कर लिए तो फिर आगे जो है आपकी इस अंक का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। परंतु अगर 30 अंक प्राप्त नहीं किए तो फिर आगे के जो 3 पेपर हैं, उसमें कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना किए हो, आपकी कॉपी ही जांच नहीं की जाएगी। इसलिए यह जरूरी होता है कि हिंदी में कम से कम 30 नंबर जरूर ले आएं। 30 नंबर से अधिक भी अगर लाए, 60, 70, 80, 90, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर कितना भी नंबर ले आए, मुख्य परीक्षा के लिए जो मेरिट बनता है उसमें हिंदी के अंकों को नहीं जोड़ा जाता है। परंतु चिंता की बात नहीं है, जो भी हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, या फिर बिहार में जिसका पठन पाठन हुआ है, या जिसका मदर टंग हिंदी है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है, आराम से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये 30 नंबर हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर फेल होने की संभावना नहीं है। बस अब इसका क्या है, तो इसमें निबंध रहता है, संक्षेपण होता है, व्याकरण और रचना।
निबंध और संक्षेपण मिलाकर ही 40 नंबर के हो जाते हैं। अगर निबंध बढ़िया से लिख दिए और संक्षेपण बढ़िया से लिख दिए तो फिर 40 नंबर में से 25 नंबर तक उधर मिल ही जाएगा। और इधर व्याकरण, तो व्याकरण जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होता है, जैसे मुहावरा है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं जिनको लिखना होता है। इसी प्रकार रचना में कुछ कुछ वाक्यों का शुद्धिकरण है, कुछ शब्दों का शुद्धिकरण से संबंधित सवाल रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पूरा हम हिंदी का अटेम्प्ट ले लेते हैं तो इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि 50 से लेकर 80 नंबर तक इजी वे में आ जाता है। तो चिंता की बात नहीं है, परंतु हिंदी पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह क्वालिफाइंग है, क्योंकि यहाँ जब हम पास करेंगे तभी आगे का कॉपी जांचा जाएगा। अब बात करेंगे मेरिट। तो मेरिट के लिए सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2 और वैकल्पिक विषय, 300 के 3 विषय, 3 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 सामान्य अध्ययन के होते हैं और 1 वैकल्पिक विषय के। 2 सामान्य अध्ययन कंपलसरी है, 300 नंबर के 2 पत्र, और वैकल्पिक विषय बीपीएससी द्वारा कुल निर्धारित 34 विषय है, 34 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 25 विषय विज्ञान, वाणिज्य और कला से संबंधित हैं, और 9 विषय वो भाषा के हैं। भाषा के जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, पाली, मैथिली, ये 9 पेपर भाषा। कुल मिला के 34 विषय में से 1 विषय, कोई भी एक, वो पीटी परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही चुनना पड़ता है। तो वैकल्पिक विषयों का चयन कैसे करें, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाकर और विद्यार्थियों को हम मार्गदर्शन करेंगे। अभी हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस है उसका। तो ये जो सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 2, वो दोनों के 3-3 सेगमेंट होते हैं, कुल 6 सेगमेंट, और दोनों में 8-8 प्रश्न का जवाब देना होता है। अब प्रश्नों का वितरण कैसे होता है तो उसको इस आधार पर देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट कुल 300 अंक का, और इसके 3 सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। तो पहला जो सेगमेंट है, पहला जो सेक्शन है वो इतिहास, कला एवं संस्कृति, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसमें पहले 4 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन हालिया दौर में 6 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, और 6 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, जिनमें से 3 का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 अंक निर्धारित हैं। और इस तरह से 38 को अगर 3 से गुना करेंगे तो टोटल 114 नंबर का जो प्रश्न होता है वह इतिहास, कला एवं संस्कृति से होता है। अब किस किस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है इसके बारे में हम अगले स्लाइड में जिक्र करेंगे। उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट होता है वो समसामयिकी का होता है, यानी करेंट अफेयर्स से, और करेंट में से भी जो सवाल होता है तो उनमें से 4 प्रश्न जो पूछा जाता है, जिनमें से 3 का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 अंक निर्धारित होता है, और 38 को 3 से गुना करेंगे तो यह भी 114 नंबर का होता है। अब तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं। तो तीसरे सेगमेंट में आता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसमें से मात्र 2 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 36 अंक निर्धारित रहते हैं। 36 को 2 से गुना करेंगे 72, और इस प्रकार से 72 नंबर का सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स पूछा जाता है। और इस तरह से 114 और ये 72 को यदि जोड़ देंगे तो कुल जो है वो 300 अंक हो जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट का जो 300 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, तो इसमें किस प्रकार से तीनों सेगमेंट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट 114, दूसरा सेगमेंट 114 और तीसरा सेगमेंट 72 यानी 72। तो ये पहली पेपर की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी पेपर पर, सामान्य अध्ययन पत्र 2। तो पत्र 2 में देखें तो यहां भी 300 अंक निर्धारित है, इसके भी 3 सेगमेंट हैं। पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी 3 सेगमेंट हैं, सब्जेक्ट अलग है। तो पहला सेगमेंट की अगर बात करें
तो भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित। भारत की शासन प्रणाली, बिहार की शासन प्रणाली से 4 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से 3 का जवाब देना होता है और पूर्व की भांति प्रत्येक प्रश्न जो है वो 38 नंबर के होते हैं और कुल मिला के 114 नंबर का होता है पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भूगोल और अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अर्थव्यवस्था के होते हैं। मतलब यदि 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस सेगमेंट से, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से, तो 3 जो होता है वो अर्थव्यवस्था से ही होता है, 1 सवाल भूगोल से हो सकता है। और वो भी जो भूगोल का सवाल होता है उसमें भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में भूगोल का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। इस सेगमेंट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित रहते हैं। और यहाँ भी उसी तरह 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 3 का जवाब देना है। 38 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित रहता है अंक, और कुल 114। और इसी प्रकार अगर थर्ड सेगमेंट की बात करें, तीसरा सेगमेंट की बात करें, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से मात्र 2 का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 36 अंक रहता है और कुल मिला के 72 अंकों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। तो इस प्रकार से अगर तीनों सेगमेंट को हम जोड़ दें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 300 नंबर आते हैं। तो इस तरह से पहला पेपर दूसरा पेपर मिला के 600 नंबर हो गया। अब बात करेंगे वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये चुनना पड़ता है। काफ़ी सावधानी पूर्वक विद्यार्थियों को चुनना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए चुनने के लिए। इसके लिए हम अलग से गाइडेंस प्रस्तुत करेंगे कि वैकल्पिक विषयों का चयन का हमारा आधार क्या होना चाहिए, कौन से अंक में अधिक नंबर मिलते हैं, किस विषय में हमें सफलता की सर्वोच्च दर होती है, किस विषय को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किस विषय का सिलेबस छोटा होता है और किस विषय की तैयारी कम समय में की जा सकती है। इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। तो अभी देखिए, ये जो 300 अंक का वैकल्पिक विषय है, तो आमतौर पर वैकल्पिक विषय में भी कई सेगमेंट होते हैं। यह विषय पर निर्भर करता है कि किस विषय का एग्जाम आप दे रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कुल दो सेगमेंट होता है। तो 2 सेगमेंट, तो पहला सेगमेंट में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत रहता है, जबकि दूसरा सेगमेंट में आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास रहता है। और इस तरह से दोनों सेगमेंट से कुल 5-5 या 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 3-3 का जवाब देना होता है। अगर हम मानव विज्ञान की बात करें तो मानव विज्ञान में 3 सेक्शन हो, सामाजिक मानव विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान और भारतीय मानव विज्ञान। तो सामाजिक मानव विज्ञान से 4 प्रश्न, शारीरिक मानव विज्ञान से 4 प्रश्न और भारतीय मानव विज्ञान से 4 प्रश्न, कुल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन से 2-2 प्रश्न का जवाब देना है और कुल मिला के 6 प्रश्न का जवाब देना होता है। इसी तरह के बहुत सारे और विषय हैं, जैसे भूगोल है, श्रम एवं समाज कल्याण जिसको कि LSW कहते हैं, लोक प्रशासन, भाषा के कई सब्जेक्ट हैं, साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है। तो इस प्रकार से जो 34 विषय हैं उनमें से एक विषय चुनकर और उसको रखा जा सकता है। और अगर ठीक से तैयारी हो गई तो ये जो वैकल्पिक विषय है उसका जो अंक रहता है, उसमें प्राप्त किया गया अंक, यह हमारे चयन को भी प्रभावित करता है। यानी वैकल्पिक विषय में अगर अच्छा नंबर आ गया तो हमारे चयन का संभावना वो अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10 सवाल या 12 सवाल रहेंगे, जिनमें से 6 का जवाब देना होता है। और चूंकि वैकल्पिक विषय है इसलिए यहाँ प्रत्येक प्रश्न के पीछे जो अंक का वेटेज है वो बढ़ गया, यानी प्रत्येक प्रश्न के पीछे 50 अंक निर्धारित रहते हैं और 50 को अगर 6 से गुना करेंगे तो यह 300 अंकों का होता है। और इस तरह से देखा जाए तो यह 300
और यह 300, 3 तिया 900 अंकों पर जो मेंस परीक्षा है उसका मेरिट बनता है। और उसमें इंटरव्यू, जो कि इसके बाद मेंस परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू का नंबर होता है वो नंबर होता है 120 नंबर। तो 120 और प्लस 900, तो कुल मिला के 1020 अंकों पर मेरिट बनता है। तो मुख्य परीक्षा के नंबर और इंटरव्यू के नंबर, दोनों नंबर को जोड़कर और एक ऑल बिहार पर एक मेरिट बनाया जाता है। और उनमें से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों को पहला चॉइस, तो आमतौर पर पहला चॉइस में लोग डिप्टी कलेक्टर को देते हैं, दूसरा में डीएसपी को रखते हैं, तीसरा में वित्त सेवा, फिर शिक्षा सेवा, फिर निबंधन सेवा, इसके अलावा नगर कार्यपालक सेवा और भी कई सेवाओं के साथ बाद में जो है जो आरडीओ है जिसको कि बीडीओ कहते हैं, या फिर सीओ है जिसको कि रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। तो इन सब पदों को वितरण किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक और उपलब्ध जो सीट की संख्या है और इसमें जो रिजर्वेशन का रोस्टर है उसको फॉलो करते हुए जो वितरण किया जाता है मेरिट के आधार पर पदों का, और उसके अनुसार से विद्यार्थी सफल होते हैं और बिहार सरकार में ऑफिसर बनते हैं। तो यह जो हमारा मुख्य परीक्षा का एक कॉमन ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है, यानी कुल मिला के अगर हम, तो आज हम सामान्य अध्ययन की बात करेंगे क्योंकि वैकल्पिक विषय तो 34 वैकल्पिक विषय है। हर वैकल्पिक विषय के बारे में बात करना संभव नहीं है। एक दो वैकल्पिक विषय के बारे में भी हम फिर से आगे जो है वो वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे। परंतु जीएस जो कॉमन है, जीएस का जो 2 पेपर है, जो जीएस पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों जो कॉमन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों पेपर मिला के इधर 3 सेगमेंट और इधर 3 सेगमेंट, कुल 6 सेगमेंट हैं। 6 सेगमेंट की हमें तैयारी करनी होती है, 6 सेक्शन की तैयारी करनी होती है। तो प्रत्येक सेक्शन पर अलग अलग हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होता है। अगर बीपीएससी के सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी के सिलेबस में साफ तौर पर लिखा नहीं है कि किस चैप्टर से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, परंतु जीएस के जो सवाल होते हैं वह 10+2 स्तर के होते हैं। 10+2 स्तर के जो भी सवाल होते हैं वो जीएस के प्रश्न में पूछे जाते हैं। और ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में ग्रेजुएट लेवल के सवाल रहते हैं जो कि पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के। तो बीपीएससी में इसके लिए जो सिलेबस है वो बहुत अस्पष्ट है, उससे पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ से ये पूछा जा रहा है, इसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो तमाम जो पिछले 40 वर्षों से बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, तो उसमें जो ट्रेंड एनालिसिस किया गया है और उसके आधार पर हम लोगों ने तय किया है कि अमुक अमुक चैप्टर से पढ़ने से इसका क्वेश्चन जो है हम लिख सकते हैं, और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक हमें खरीदना चाहिए या देखना चाहिए, तो इसको भी हम लोगों ने जो निर्धारण किया है तो प्रश्नों के एनालिसिस के आधार पर निर्धारित किया है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले जीएस पेपर 1 300 अंकों का होता है। 14 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से 8 का सवाल लिखना है, और ये 8 सवाल 3 घंटा के अंदर लिखना है। तो 3 घंटा के अंदर 8 सवाल कैसे लिखें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसका 3 सेगमेंट जो कि मैंने पीछे जिक्र किया था, इतिहास, कला एवं संस्कृति, समसामयिकी और सांख्यिकी। तो इतिहास 114 नंबर करके 3 सवाल का जवाब देना है, 38 अंकों के। समसामयिकी भी 114 नंबर का 3 सवालों के जवाब देना है, 38 नंबर करके। और सांख्यिकी 72 नंबर का 2 सवाल का जवाब देना है, 36 नंबर करके। तो इसी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले इतिहास। तो आइए इतिहास, कला एवं संस्कृति 114 नंबर के लिए हम तैयारी करते हैं इतिहास का। तो इतिहास में जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं इस सेगमेंट के अंतर्गत, तो उसको हमने कुल मिला के 7 सेक्शन में बांटा है। ये 7 सेक्शन है जहाँ से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले कला। तो कला हम जानते हैं कि बिहार जो है वो कला के मामले में काफ़ी धनी रहा है।
तो बिहार में जो भी कला का स्वरूप है, जो इतिहास है, जो वर्तमान उसकी स्थिति है, इस पर एक सवाल आता है। और अगर इस कला को हम आगे डिफाइन कर दें तो कई प्रकार का स्टेज है जहां अलग अलग स्वरूप में कला नजर आता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मौर्य कला को देखेंगे। मौर्य कला पर सवाल आता है, हर दूसरे तीसरे वर्ष इसको रिपीट कर दिया जाता है मौर्य कला को। अशोक और जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके तमाम सारे जो मौर्य वंश के राजा थे, उनके द्वारा जो कला की स्थापना की गई थी उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बिहार में पाल वंश के शासकों द्वारा जो कला की स्थापना की गई थी, मुख्यतः धीमन और बिठपाल जो कि पिता पुत्र थे, तो उनके माध्यम से जो कला का स्वरूप बिहार में दिखता है, आज भी संरक्षित है, तो वो पाल कला से सवाल आता है। उसके बाद एक आता है पटना कलम शैली। यह एक चित्र शैली थी, इस पर हमारा वीडियो बन चुका है। पटना कलम शैली के बारे में ये सवाल रहता है। यह एक चित्रकारी थी विशेष, जो कि पटना जो बिहार की राजधानी है उसके स्थानीय नाम के कारण पड़ा था। और मधुबनी पेंटिंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक बीपीएससी में मधुबनी पेंटिंग पर सवाल नहीं पूछा गया है, परंतु हाल के दिनों में जिस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग मशहूर हुआ है पूरी देश दुनिया में, तो संभावना लगातार बनी रहती है कि मधुबनी पेंटिंग से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कला के अंतर्गत इन 4 सेगमेंट का हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे। तो दूसरा है जनजातीय विद्रोह। तो बिहार अगर झारखंड को सम्मिलित कर लिया जाए तो जनजातीय क्षेत्र थे, और जनजातीय जो विद्रोह हुए हैं, तो इसमें जो भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, तो सबसे पहले बिहार में जो भी हुआ उसके बारे में एक हमें खाका रखना पड़ेगा कि कब कब कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए। और इसके अलावा 2 जनजातीय विद्रोह जो कि एकीकृत बिहार और झारखंड जब सम्मिलित था, तो उस समय एक हुआ संथाल विद्रोह, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था, और दूसरा जो है मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह 1856-57 में हुआ था, 1855-56 में, और मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था। तो इसके बारे में लगातार बीपीएससी सवाल पूछती है और अभी भी पूछे जाने की संभावना बनी रही। अब आइए बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष। तीसरा जो सेक्शन है उसमें देखिए स्वतंत्रता संघर्ष है। तो स्वतंत्रता संघर्ष में मुख्यतः जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, तो उनमें बिहार का जो योगदान, बिहार के विशेष संदर्भ में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो अगर स्वतंत्रता विद्रोह को देखें तो सबसे पहले तो जो 1857 का विद्रोह में जो बिहार की भूमिका, तो 1857 में 2 प्रकार से सवाल आता है। एक तो आता है कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें बिहार का क्या योगदान था, तो संपूर्ण बिहार का जो योगदान है उसको लिखना पड़ता है। और दूसरा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान क्या था। हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो भूमिका था वो बिल्कुल जो है अविस्मरणीय है, और 80 साल की उम्र में जो वीरता दिखाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध उसने, तो इस पर लगातार सवाल पूछा जाता है। तो 1857 में बिहार का योगदान, एक स्वरूप को लेकर भी सवाल पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह वाकई था क्या, यह सिपाही विद्रोह था या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था या एक षड्यंत्र था। तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है, और इसमें खास करके जो आरसी मजूमदार का जो कथन है कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो इस पर भी सवाल पूछे गए। इसके बाद फिर हम स्वदेशी आंदोलन से सवाल पूछा जा सकता है, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो उभरा था, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आपका असहयोग आंदोलन, उन्नीस में गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर सविनय अवज्ञा से सवाल पूछे जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उसमें बिहार का क्या योगदान है, बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों का क्या भूमिका है, महिलाओं की क्या भूमिका है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या भूमिका रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने बहुत अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी,
खास करके इसमें जो आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था जयप्रकाश नारायण द्वारा, तो उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस पर भी सवाल पूछे गए हैं। तो इन सबको मिलाकर एक सवाल पूछा जाता है। ओवरऑल एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, या संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी, या संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की क्या भूमिका थी। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर स्वतंत्रता आंदोलन को बिहार के संदर्भ में हम पूरी तरह से तैयार कर लिए और उसको लिखने का प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से क्वेश्चन ये लिखा जाएगा। अब किसान आंदोलन आते हैं। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर एक किसान आंदोलन भी चल रहा था, और किसान आंदोलन को गति तब मिला जब गांधी जी भारत आए और चंपारण सत्याग्रह किए। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो वहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1919 में हम देखें तो स्वामी विद्यानंद का जो दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन होता है। फिर 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो किसान सभा का गठन किया जाता है। इसके अलावे जब स्वामी सहजानंद का प्रवेश होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन का एक प्रमुख नेता बनकर उभरे, बिल्कुल धूमकेतु की तरह। इन्होंने जो किसान आंदोलन का स्वरूप रखा तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी, जैसे राहुल सांकृत्यायन का भी किसान आंदोलन में प्रवेश हुआ था, और जैसे बढ़ैया टाल में कार्यानंद शर्मा, गया में यदुनंदन शर्मा, तो इन सब का जो सम्मिलित रूप से किसान आंदोलन पर सवाल पूछा जाता है। मुख्यतः 3 सवाल इसमें आ सकते हैं। एक तो गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सवाल रहता है। दूसरा है कि किसान आंदोलन, संपूर्ण किसान आंदोलन पर एक सवाल पूछा जा सकता है, और एक विशेष कर किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका को पूछा जाता है। उसके बाद शिक्षा, प्रेस और पत्रकारिता से सवाल रहते हैं कि बिहार में किस प्रकार से पश्चिमी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा या प्रेस और पत्रकारिता का विकास हुआ अंग्रेजी काल में। तो इसमें यह भी एक घटनाक्रम है जो कि लगातार हुआ है। तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार पहले बंगाल प्रांत के ही अंतर्गत एक सूबा था। तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो लगातार जो बिहार उपेक्षा का शिकार हो रहा था। तो 1895-96 से ही सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा और कई सारे राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, मजरूल हक जैसे नेता थे, तो ये लोग लगातार प्रयासरत थे कि बिहार को बंगाल से अलग कराया जाए, और इसके लिए एक लंबा आंदोलन चला। एक बौद्धिक आंदोलन था, मुख्यतः जो है अंग्रेज शासकों के सहयोग से संपन्न हो सका, और दिल्ली दरबार 1911 में जो बिहार अलग प्रांत के रूप में जो गठन हुआ, तो उस पर जो है एक सवाल बिहार में आती है। बीपीएससी द्वारा एक बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रत्येक बीपीएससी में एक बहुत वाइटल सवाल है जो कि मुख्यतः विचारात्मक पक्ष से है, विचार या चिंतन। इसमें 3 महापुरुषों का चिंतन पूछा जाता है, गांधी, नेहरू और टैगोर। अब प्रत्येक बार इन तीनों से सवाल, शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जबकि ना रहे, परंतु हर बीपीएससी में एक सवाल जो है गांधी, नेहरू, टैगोर से जरूर रहता है। तो इसको भी, इनके खास करके विचार को गांधी जी का विभिन्न पक्ष में, जैसे लोकतंत्र के बारे में क्या विचार था, शिक्षा के बारे में क्या विचार था, प्रजातंत्र जो विश्व संप्रदाय है उसके संबंध में क्या विचार था, इनका सर्वोदय की क्या था। तो इसी प्रकार नेहरू जी का जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, या फिर टैगोर का जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है, तो इन सबों चीज़ से सवाल रहता है। तो ये भी, इसका भी तैयारी करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से इतिहास के ये जो सेगमेंट है, 7 सेगमेंट, इसकी अगर हम तैयारी कर लें तो जीएस का जो जीएस पेपर फर्स्ट का जो पहला सेगमेंट है उसकी तैयारी अच्छी ढंग से हो जाएगी। अब आगे हम बात करेंगे समसामयिकी, यह जीएस पेपर 1 का दूसरा सेगमेंट है। तो इसमें जो
इसको हम समसामयिकी में जो प्रश्न आते हैं इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला तो विदेश नीति है, IR जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भारत की वैदेशिक नीति, भारत की जो वैदेशिक नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विकसित हुआ है और आज तक जो बनता आया है, जैसे कि प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता की नीति थी, बाद में आया कि भाई जो पूर्व की ओर देखो नीति आई, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, और अब जो है तमाम बहुध्रुवीय नीति जो बना है। तो इस संबंध में प्रारंभ जो चाइना के साथ पंचशील समझौता से लेके गुटनिरपेक्ष लेके अब तक, तो वो भारत का जो विदेश नीति है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत की विदेश नीति जानने के बाद अगर विदेश नीति से कोई भी सवाल आता है तो हम अच्छी ढंग से लिख सकते हैं। और उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों से सवाल आते हैं। द्विपक्षीय संबंध जैसे भारत और अमेरिका के बीच संबंध, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, भारत और चीन के बीच संबंध, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत इजराइल, भारत अरब, भारत आसियान, भारत फ्रांस, इस प्रकार के कई सारे द्विपक्षीय संबंध है जो विभिन्न देशों के साथ भारत का जो राजनयिक संबंध है, जो कूटनीतिक संबंध है और जो वैदेशिक संबंध है, तो इसके बारे में भी अलग अलग से सवाल पूछा जाता है। दूसरा सेगमेंट में हम रखें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो भी नवीनतम घटनाक्रम है, चाहे वो कोई समस्या से संबंधित प्रश्न हो या कोई उपलब्धि से संबंधित प्रश्न हो, तो इस प्रकार के, या कोई विशेष रणनीति, सामरिक या सैनिक या आर्थिक रणनीति बना है वैदेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो रोहिंग्या संकट से सवाल पूछा जा चुका है, कश्मीर समस्या से सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसी प्रकार जैसे अभी कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, तो इससे संबंधित भी सवाल रह सकते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख चर्चित घटनाक्रम है, उससे सवाल यहाँ पूछा जाता है। और इसके अलावा तीसरा जो सेगमेंट होता है, तो बिहार का राज्य स्तर पर जो भी प्रमुख घटनाक्रम है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं और उसका जो भी समाधान है, उससे सवाल रहता है। तो बिहार सरकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो राज्य स्तरीय घटनाक्रम बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी कोरोना के लिए बिहार सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, इसके पहले बिहार सरकार द्वारा प्लास्टिक बैन किया गया, शराबबंदी किया गया, फिर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली योजना का प्रारंभ किया गया, दहेजबंदी किया गया। तो इन सबों से सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो कदम उठाए गए हैं, या फिर गरीब, पिछड़े और दलितों के लिए उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से जो भी यह समस्या है, अभी जैसे भारत में गरीबी, बिहार में गरीबी, मजदूरों की समस्या, तो बाहर में जो प्रवासी मजदूर हैं फंस गए हैं और अभी वापस आने के लिए जो उसका डिमांड है, तो वो अभी सरकारों के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लेना टेढ़ी खीर हो रहा है। तो इन सब से संबंधित प्रवसन जो है वो समस्या रहा है। बिहार कृषि पर आधारित राज्य है, कृषि से संबंधित जो समस्या है, तो ये सब सारे जो समस्या और उसका जो समाधान हो सकता है, उससे सवाल जो है समसामयिकी के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से समसामयिकी को अगर हम अच्छी ढंग से, अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ बिहार राज्य की घटनाक्रम को अगर हम ध्यान में रखें, तो इसकी तैयारी अच्छी ढंग से किया जा सकता है। अब बात करेंगे इसका तीसरा सेगमेंट जो है वो सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है? तो महज यह प्रैक्टिस वाला चीज़ है, और अगर हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले 10-15 वर्षों के प्रश्न पत्रों का उसको बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो सांख्यिकी बिल्कुल जो है आसान हो जाता है। तो पहले बीपीएससी में जो सांख्यिकी के सवाल रहते थे उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह से सवाल पूछे जाते थे, जिसके लिए एक विशिष्ट
फार्मूला रहता था, फार्मूला बेस्ड सवाल रहता था, काफ़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी। परंतु आज के समय में जो सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें जो सामान्य कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना भाग प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, ये सब अगर निकालना जानता हो और थोड़ा सा दंड आरेख, पाई चार्ट और वेन डायग्राम का जिसको जानकारी है तो वो आसानी से सांख्यिकी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। अब सांख्यिकी के प्रश्न अगर आसानी से सॉल्व कर लिए तो इसमें नंबर नहीं कटता है, इसमें पूरा का पूरा नंबर मिलने की गुंजाइश रहती है। इसका विशेष कुछ सिलेबस नहीं होता है, मुख्यतः जो बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है तो उसमें है कि आंकड़ों का जो अध्ययन करना है, उसका विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण। जो आंकड़ा का जो सांख्यिकी का यही काम ही है कि आंकड़ों का अध्ययन करना, विश्लेषण करना और प्रस्तुतिकरण करना। इसके अलावा वेन आरेख जो इस प्रकार से डायग्राम के अंतर्गत हम करते हैं, फिर दंड चार्ट जो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, और चूँकि माध्यमादि का बहुलक सिलेबस में है तो इसको भी एक नज़र देख लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से पेपर 1 का जो तीनों सेगमेंट है तो वो इस प्रकार से इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि यही जो है वो सिलेबस है। अब बात करेंगे सेकेंड पेपर का, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 की भांति यह भी 300 अंक का होता है। इसमें भी 12 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 8 का उत्तर लिखना होता है। अंकों का वितरण तो हम पहले बता ही दिया है। अब इसके अंतर्गत 3 सेगमेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय राज्य व्यवस्था में 114 नंबर, 3 प्रश्न लिखना होता है 38-38 नंबर करके। भूगोल अर्थव्यवस्था में भी 114 नंबर, 3 प्रश्न 38-38 करके। और उसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 72 अंक का होता है, 2 प्रश्न लिखना होता है 36-36 नंबर करके। तो ये जो है 3 सेगमेंट है, इसका सिलेबस के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले आइए, पहला जो सेगमेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में मूलतः जो है भारतीय संविधान से प्रश्न रहते हैं और उस संविधान के मुताबिक भारत की जो शासन प्रणाली है, जो सरकार है, तो वहाँ से सवाल रहता है। इसको भी हम विषय को भारतीय राज्य व्यवस्था से जो सवाल पूछे गए हैं और उसको अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस करें तो इसको भी हम 10 सेक्शन में बांटे। तो पहला जो सेक्शन है, पहला सेक्शन में जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, भारतीय संविधान की जो विशेषता है और भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका साइलेंट फीचर है, क्या इसका मेन फीचर है, और क्या इसकी प्रकृति है, यानी ये संघात्मक है या एकात्मक है। तो इस प्रकार के सवाल रहते हैं। इसके बाद संविधान का संशोधन भी होना है, तो उसके लिए जो मूल ढांचा है कि मूल ढांचा में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये धीरे धीरे जो विकास हुआ है, मूल ढांचा विभिन्न न्यायिक निर्णयों और विभिन्न वादों के द्वारा जो इसे विकसित किया गया है, तो मूल ढांचा पर भी सवाल आता है। और संविधान संशोधन, उसके बाद कभी कभी प्रस्तावना पर भी सवाल पूछा जाता है। जो प्रस्तावना पूरे संविधान का दर्पण है, उसकी कुंजी है, और वो एक जो विशेष अर्थ रखता है, तो प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है तो उसके माध्यम से सवाल बीपीएससी पूछती है। तो ये पहले सेगमेंट में इस तरह के संविधान की विशेषता और प्रस्तावना संबंधित रहता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे तो लगता है कि इस बीपीएससी में ज़रूर पूछा जाएगा आगे, क्योंकि अभी इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ है। पूरे देश में जो विवाद हुआ है, CAA, NRC और NPR, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 3 को लेकर जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसको लेकर इसकी काफ़ी जो है प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और इस प्रकार के विवादित प्रश्न जिस पर कि विवाद हो, पूरे देश में बहस चल रहा हो, तो उस पर बीपीएससी सवाल ज़्यादा पूछने की गुंजाइश रहती है, बीपीएससी द्वारा ज़्यादा सवाल पूछने की गुंजाइश रहती है। ये हो गया। उसके बाद सबसे जो संविधान में अगर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वह है भाग 3 और 4। भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो भाग 3
अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार से ही 10-12 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, अब उनमें से भी एक एक सेगमेंट से सवाल पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, और वहाँ जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को दिया गया है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता में एक है प्रेस की स्वतंत्रता, तो वहाँ से सवाल रहता है। अनुच्छेद 21 की बात करें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत एक निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वहाँ से सवाल रहता है। धार्मिक स्वतंत्रता से सवाल रह सकता है, पंथ निरपेक्षता से सवाल रह सकता है, मौलिक अधिकार पर पूरा सवाल रह सकता है, मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है, उसका क्या आलोचना हुआ है, इससे संबंधित सवाल रह सकता है। और अगर नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है संविधान के भाग 4 में, तो वहाँ से भी सवाल लगातार बनने की संभावना रहती है, क्योंकि जो भी राज्य है, चाहे भारत सरकार हो या इसके राज्य हो या फिर पंचायत हो, ये राज्य की परिभाषा में आता है। भाग 3 और 4 में राज्य का परिभाषा काफ़ी व्यापक दिया हुआ है। इसमें केंद्र सरकार और संसद आता है, राज्य सरकार और विधानसभा आता है, इसमें नगर पालिका और पंचायत भी आ सकता है, इसमें कई निगम बोर्ड आ सकता है, या फिर सार्वजनिक इकाइयाँ जैसे एनटीपीसी, सेल, जो एलआईसी, ये सब भी आ सकते हैं। तो उसके लिए जो भी वो प्रावधान करेगी राज्य के नागरिकों, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो उसको लागू करने के लिए जो भी उपाय करेगी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक जो किए गए हैं, तो प्रत्येक निदेशक तत्व के जो अनुच्छेद हैं वहाँ से सवाल बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ले लीजिए अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 क्या है? तो यह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है यथासंभव समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून। तो इस पर लगातार सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में है। तो अनुच्छेद 46 में है कि राज्य के जो पिछड़े वर्ग हैं, खास करके SC ST, तो उसके लिए प्रावधान है, तो वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई सारे जो श्रम एवं जो समान काम समान वेतन से संबंधित जो सवाल है वहाँ से पूछे जाने, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी काफ़ी सवाल पूछे जाने की संभावना है। और उसके अलावा मूल कर्तव्य है, तो यहाँ से भी बीपीएससी सवाल पूछती है, जो कि संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। तो मूल कर्तव्य को से भी सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार भारतीय संविधान में अधिकारों की बात तो की गई थी मूल अधिकार के माध्यम से, परंतु जहां अधिकार हम किसी को देते हैं तो उससे कुछ कर्तव्य की भी अपेक्षा रखते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ से मूल संविधान में कर्तव्य नहीं था, जिसको कि बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहां से भी सवाल रहते हैं। इसके बाद हम देखें तो राष्ट्रपति का चयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता, राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्तियां, और क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है। तो इस संदर्भ में देखें तो भारत की राष्ट्रपति का जो हैसियत है वो इंग्लैंड के राजा के समान है, और इससे सवाल हमेशा बनते हैं। तो ये राष्ट्रपति हो गया। फिर इसमें जो दूसरा सबसे जो वाइटल पॉइंट है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो इन तीनों संबंधों को लेकर केंद्र और राज्य में जो भी हमेशा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कड़वाहट रहे हैं, और उस कड़वाहट को सौहार्द में बदलने की जो कवायद तब से किया जा रहा है, जो सहकारी संघवाद की अवधारणा को लागू किए जाने की बात की जा रही है। तो इस क्रम में जो भी सवाल बनते हैं तो वो सवाल बीपीएससी पूछती है, क्योंकि यह बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर का, और बीपीएससी पॉलिटी में अगर देखें, इंडियन पॉलिटी में, तो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उससे जरूर सवाल पूछती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या मूल अधिकार हो या केंद्र राज्य संबंध हो या राज्यपाल हो। तब केंद्र राज्य संबंधों में सबसे जो
विवादित मुद्दा है वो है राज्यपाल। राज्यपाल एक केंद्रीय एजेंट के रूप में काम करता है, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। कई बार राज्यों में जो वहाँ के सरकारें हैं और राज्यपाल के बीच अच्छे संबंध नहीं रहते हैं और इस कारण से केंद्र और राज्यों के संबंधों में खटास आती है। तो इस राज्यपाल के कारण जो भी खटास आए उसके संबंध में जो भी सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो सरकारिया आयोग का सुझाव हो या मदन मोहन पुंछी आयोग का सुझाव हो या अन्य हो, तो इन सब चीज़ों को यहाँ बीपीएससी सवाल पूछती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच जो संसाधनों का वितरण है, जो कर का वितरण है, उसके लिए जो वित्त आयोग वगैरह है और जो भी वित्तीय संबंध है, वहाँ से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका में अगर उच्चतर न्यायपालिका की बात करें तो सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे प्रत्येक राज्यों में लगभग हाई कोर्ट है। तो न्यायपालिका का क्या अधिकार है, न्यायपालिका का मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है और न्यायपालिका में वर्तमान में किस प्रकार की सुधार की ज़रूरत है। जैसे कॉलेजियम के बारे में लगातार सवाल उठता है कि वहाँ बहुत प्रकार का भाई भतीजावाद होता है, वहाँ कॉलेजियम में जो जजों की चयन में जो पारदर्शिता नहीं है, जिस कारण से जब चयन में ही पारदर्शिता नहीं है तो उनसे हम बिल्कुल जो रिफ्लेक्टिव जुडिशियरी है उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो भी न्यायपालिका के अंतर्गत दोष आ गए हैं तो उन दोष को निवारण से संबंधित भी सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो न्यायपालिका में जो न्यू ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता से सवाल जो है पूछा जाता है कि किस तरह से न्यायपालिका अधिक सक्रिय होना वो देश और समाज के लिए लाभदायक है या फिर यह दोधारी तलवार की तरह है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त है जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हम कर दिए हैं, न्यायिक सुधार में किस किस प्रकार की बात करेंगे। इस संदर्भ में देखिए तो कॉलेजियम को हटाकर जो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट है उसके द्वारा एनजेएससी का प्रावधान लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको हालांकि खारिज कर दिया गया। तो उसके संदर्भ में भी सवाल रहते हैं। और इसके अतिरिक्त फिर आपका एक जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन से भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जैसे कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग या भारत में चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दल, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो और चीज़ को देखें तो बीपीएससी आश्चर्यजनक रूप से जाति धर्म एवं भाषा की भूमिका, भारतीय राजनीति में जाति धर्म एवं भाषा की भूमिका पर लगातार सवाल पूछती है। और यह सवाल हमेशा जो है 2-3 वर्षों के बाद रिपीट हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार, चूँकि बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर बहुत चलता है। आज से कुछ समय पहले और आज भी राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का जो राजनीतिकरण होता था, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ भी धन, बल, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि की भूमिका, भाषा की भूमिका तो बिहार में नहीं है, परंतु अगर नेशनल वाइड स्तर पर देखें तो भाषा की भूमिका होती है, जैसे दक्षिण के राज्यों में। और इसके अलावा मानवाधिकार के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानवाधिकार से भी सवाल बीपीएससी पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करें इसका दूसरा जो सेगमेंट है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी कुछ टॉपिक मैंने डिफाइन किया है। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर सवाल जो है वो अर्थव्यवस्था से ही रहते हैं। भूगोल से एक सवाल रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं, परंतु फिर भी भूगोल का अध्ययन हमें कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि भूगोल और अर्थव्यवस्था ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसमें भी 114 नंबर के लिए होता है, 3 प्रश्न को लिखना होता है। तो इसमें पहला अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की क्या अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार से उसमें जो तथ्य हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं, उसका स्वरूप क्या है, क्या प्रकार है, इसका थोड़ा इतिहास पर हमें गौर कर लेना पड़ेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से या अंग्रेजी काल से ही देखें
तो किस किस दौर से कब पूंजीवाद का दौर आया और कब वाणिज्यिक दौर आया, तो इस सब चीज़ को भी देखना और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रारंभिक चैप्टर है, तो इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जान लेने के बाद आगे का चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाइए, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार तो बिल्कुल ही कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि से हमेशा एक सवाल जरूर रहेगा। अब किस प्रकार के सवाल रहेगा, तो जैसे हो सकता है कि भारत या बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं, उसके समक्ष क्या समस्याएं हैं, भारतीय कृषि का पिछड़ापन का क्या कारण है, भारतीय या बिहार का कृषि का आधुनिकीकरण क्यों नहीं हो पाया है, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किस प्रकार किसानों की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। किसानों की जो समस्या है, तो देश में किसान का जो आत्महत्या है तो उससे संबंधित सवालों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा भूमि सुधार, क्योंकि कृषि है तो भूमि सुधार का क्या मुद्दा है और देश में जो भूमि सुधार है प्रारंभ से लेकर अब तक उसमें क्या क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में देखना है। फिर कृषि पर इससे WTO के कुछ प्रावधान है। WTO कुछ सब्सिडी देती है, जिसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो कृषि से संबंधित है। तो ये WTO से संबंधित जो सवाल है वो भी अक्सर आते रहते हैं। इसके अलावा अब जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारतीय कृषि या बिहार का कृषि भी अछूता नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण, उसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी कोरोना संकट काल में तो समूचे अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव पड़ रहा है, तो भारतीय कृषि पर भी या बिहार की कृषि पर भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो यहाँ से सारे सवाल रह सकते हैं। उसके बाद आ जाइए भारतीय उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, पर्यटन। अब जैसे हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में हम कई ट्रेंड देखने को मिलता है कि भारतीय उद्योग किस तरह से पिछड़ापन का शिकार है और भारतीय उद्योग का विकास भी हुआ है, तो इसमें क्षेत्रीय विषमता है। जैसे भारत के दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य और पश्चिमोत्तर राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से अग्रणी है, जबकि मध्य भाग और पूर्वी भाग या पूर्वोत्तर के भाग में उद्योगों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। तो इसके क्या कारण हैं, इसकी फिर क्या संभावना है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है। पर्यटन से सवाल हो सकते हैं। पर्यटन में जो तमाम तरह के पर्यटन को जोड़ने के लिए भारत सरकार का जो टूरिज्म के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, सर्किट बनाए जा रहे हैं, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, तो इन सब को लेकर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, तो उनसे संबंधित सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग में खास करके जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कर्ज लेकर 90 दिन तक यदि नहीं चुकाया जाता है, हालांकि अभी उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है कोरोना के कारण, तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो यह एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है। और विभिन्न जो तथ्य हैं, जो भी तत्व हैं, फैक्टर हैं, उस पर इसके क्या आयाम हुए हैं, क्या इसका प्रभाव पड़े हैं, जैसे भारतीय कृषि पर, भारतीय समाज पर, भारतीय उद्योग पर, भारतीय जनजीवन पर जो भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है या निजीकरण का जो प्रभाव है या उदारीकरण का जो प्रभाव है, तो यहाँ से भी सवाल रह सकते हैं। इसके बाद देखिए गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मनरेगा कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक न्याय योजना की बात की गई थी, बेसिक स्कीम, यूनिवर्सल जो बेसिक्स था स्कीम था, उसके बारे में, तो वहाँ से सवाल रह सकते हैं। मजदूरी की समस्या, खास करके बिहार में जो मजदूरी जो पलायन करते हैं और जो प्रवसन करते हैं, और कोरोना काल में जो संकट की स्थिति देखा जा रहा है, मजदूरों को वापस आने की जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो यहाँ से सवाल रह सकता है। उसके बाद वित्तीय समावेशन, जो गांव-गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, किस तरह से वहाँ पैसे की पहुँच हो या वित्तीय सेवाओं की पहुँच हो, बैंकिंग सुविधाओं का पहुँच हो। तो इसके लिए वित्तीय समावेशन के लिए, हालांकि मनरेगा भी इससे जुड़ा हुआ है, जो माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसियाँ हैं, सूक्ष्म वित्त या DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो किया जा रहा है पैसा,
तो वो किस प्रकार से वित्तीय समावेशन में मदद कर रही है, तो इससे सवाल पूछा जाएगा। फिर महंगाई है, मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा, भारत में कुपोषण की बहुत गंभीर समस्या है, भुखमरी की भी समस्या है। हम पूरे इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो 103वें स्थान आता है, जो कि काफ़ी निचले पायदान पर स्थित है। तो इससे संबंधित समस्या जो है, और इसके लिए सरकार द्वारा जो NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, तो उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में जनाधिक्य है, जनसंख्या, और जनसंख्या अधिक होने के कारण उसका क्या लाभ है, जनानंकी लाभांश, वहाँ से, और भारतीय जनगणना में क्या कुछ एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है भारत एवं बिहार का भूगोल, तो भूगोल में जनरली हम भारत का प्राकृतिक विभाजन, भूगर्भिक संरचना, भारत के वन संसाधन, भारत की मिट्टी, भारत की नदी, भारत का जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, ठीक उसी प्रकार बिहार का भी प्राकृतिक विभाजन, बिहार का नदी तंत्र, बिहार में उद्योग धंधे, कृषि, पर्यटन, इन सब बारे में हम पढ़ लेंगे। परंतु अधिकतर सवाल जो है वो समस्या से रिलेटेड रहता है। जैसे बिहार में अगर भूगोल से देखें तो मुख्यतः बाढ़ एवं सूखा की समस्या लगातार बनी रहती है, कि बिहार का बिहार का एक क्षेत्र जो है गंगा नदी से उत्तर का क्षेत्र वो बाढ़ग्रस्त रहता है, और सेम टाइम में जो दक्षिण का क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त रहता है। तो ये दोनों समस्या एक साथ जो बिहार के समक्ष आता है, तो यह बिहार की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो यहाँ से सवाल रहते हैं। तो कुल मिला के भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में ये मुख्य टॉपिक हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ टॉपिक हैं जिनको कि आगे हम चर्चा करेंगे। अब आ जाइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये जीएस पेपर 2 का तीसरा और अंतिम सेगमेंट है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी जो विज्ञान, यहाँ जनरल साइंस नहीं पूछा जाता है, बल्कि विज्ञान के जो अनुप्रयोग हैं, जो मानव कल्याण हेतु विज्ञान के जो लाभदायक उत्पाद हैं, और जो हाल फिलहाल के दिनों में जो आविष्कार हुए हैं, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए पर्यावरण। जो पर्यावरण का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है, पर्यावरण का कैसे क्षरण हो रहा है, पर्यावरण से किस प्रकार का संरक्षण किया जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, और बिहार सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया बिहार सरकार द्वारा। तो इन सब चीज़ों को पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है प्रदूषण। तो प्रदूषण किस प्रकार से जो जन जीवन को प्रभावित करता है, मानव स्वास्थ्य, और जो भी पशु पक्षी या पेड़ पौधे हैं, या तमाम सारे जो बायोस्फीयर है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो उसके क्या कारण है, उसके निवारण के क्या उपाय हैं, और सरकार और जो स्वयंसेवी संगठनें हैं उसके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। तो इन सब से संबंधित सवाल प्रदूषण में रह सकते हैं। इसके अलावा जैव विविधता, जो पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता देखते हैं, तो वहाँ से भी सवाल रहता है। अब देखिए आगे जैव तकनीकी है, तो जैव तकनीकी से भी सवाल रह सकते हैं। यह काफ़ी बड़ा है, बायोटेक्नोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी के आयाम है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इसी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगा, इसी के अंतर्गत टिश्यू कल्चर आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आपका जो DNA फिंगरप्रिंटिंग आ जाएगा, इसी के अंतर्गत क्लोनिंग आ जाएगा, इसी के अंतर्गत स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आएगा, इसी के अंतर्गत बायोसेंसर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये तमाम सारे जो है काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, और वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा भारत द्वारा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो नित्य नए आविष्कार कर रहे हैं और सफलता के जो कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो ऊंची और लंबी छलांग है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर जो है रक्षा प्रौद्योगिकी को देख लीजिए कि किसी भी देश के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि हर देश की अपनी सामरिक
सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सेना और उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। और हर देश इसके लिए प्रयासरत रहता है कि हम अपनी सीमा और संप्रभुता की कैसे रक्षा करें। तो इसके लिए जो तमाम सारे जो रक्षा प्रौद्योगिकी हैं, जैसे भारत का ले लीजिए मिसाइल कार्यक्रम, इसका जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन प्रोग्राम और तमाम तरह के सैनिकों के लिए जो साजो सामान है और जो नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक से लेके उपग्रह तक के जो हथियार और उपकरण हैं, तो उन सब चीज़ों से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आधारित जो सूचना तकनीकी का जो युग है, ई कॉमर्स से लेके ई गवर्नेंस, तमाम सारे सवाल जो है यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा पर सवाल रह सकते हैं। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं तो उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा सुरक्षा क्या है, ऊर्जा का कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ऊर्जा संकट का कैसे सामना किया जा सकता है। अब ऊर्जा संकट से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा का किस प्रकार भारत का क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है और किस प्रकार से उसमें समस्याएं हैं और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित ये सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नया है, अभी विकास के क्रम में है, लेकिन कई सिविल सेवा परीक्षाओं, कई स्टेट सिविल में इसको पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार में भी नहीं पूछा गया, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है वो मानव स्वास्थ्य, रोग एवं निदान। अभी जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है, देश की जो स्वास्थ्य तंत्र है, अब उस पर जो संकट मंडरा रहा है और किस प्रकार से कोरोना के इस संकट के दौर में हम उससे या बड़े महामारी जो पेंडेमिक है उससे निपटने में सक्षम हैं, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो भी सवाल होते हैं, तो बस समस्या और उसके निराकरण, जो भी समस्या है उसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे निदान किया जा सकता है, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिए किन किन पुस्तकों का सहारा लिया जाना चाहिए। तो पुस्तकों में आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि ये पुस्तक जो हमने निर्धारित किया है काफ़ी छानबीन करके, और विद्यार्थियों को कम से कम किन किन पुस्तकों को पढ़ने से आपका मुख्य परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को लिख सकेंगे, तो उसके बारे में कुछ किताबों को हम यहाँ पर सुझा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जीएस पेपर फर्स्ट, इस स्लाइड में हम जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, तो जीएस पेपर फर्स्ट में जो 3 सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, दूसरा समसामयिकी और तीसरा सांख्यिकी, तो उसके लिए पुस्तकों का हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी को यह चाहिए कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बीपीएससी का एक सिलेबस तो आपके पास रहना ही रहना चाहिए, बीपीएससी का सिलेबस ले लें। और दूसरा कि ये जो बीपीएससी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये जनरल स्टडीज का है और तमाम सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसका भी आता है। जनरल स्टडी का 25-30 रुपया कीमत होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का 10 से 15 रुपया कीमत होता है। बुक स्टॉल पर बीपीएससी गेट के पास जाके या कहीं और से आप इसको ले सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो उस परीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, उसके पैटर्न को समझ लीजिए, तब तैयारी करने में आपको आनंद आएगा और अच्छी ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो पिछले बीपीएससी से जो भी एग्ज़ाम लिया गया है, सभी प्रश्नों का अनसॉल्व्ड प्रश्न, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। इसको आप देख लें, भली भांति समझ लें, ट्रेंड एनालिसिस कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो यहाँ तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है और ये इस प्रकार का केबीसी नैनो का एक बुक है। तो यह क्या किया है
कि प्रश्नों का एक आदर्श उत्तर लिखने का प्रयास किया गया है इस बुक के द्वारा। तो इसको भी यथासंभव ले लेना चाहिए, ताकि पीछे जो बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, क्या उसका पैटर्न हो सकता है, तो इसकी समझ जो है वो काफ़ी हो जाएगा। केबीसी नैनो के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है लिखने का। हालांकि यह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, परंतु फिर भी बीपीएससी का मुख्य परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के लिए यह किताब एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है। इसके अलावा ये एक संदर्भ पब्लिकेशन की किताब है, स्नेह पयोधर के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में भी जो पिछले प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसका आंसर देने का प्रयास किया गया है। यह सब इंडिकेटिव आंसर है, पूरा उसी को सत्य नहीं मान लेना है, परंतु किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर एक फॉर्मेट में दिया जा सकता है उसके लिए अच्छा प्रयास किया गया है। अब हम बात करेंगे पहला सेगमेंट की, जो जीएस पेपर फर्स्ट का जो पहला सेगमेंट है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो है, तो उसके लिए किसी एक किताब को रिकमेंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत इतिहास से, सारे संपूर्ण इतिहास से प्रश्न नहीं रहते हैं, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें भी बिहार का विशेष संदर्भ के लिए प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए मैंने जो 2-3 पुस्तक पढ़ा है उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। तो सबसे पहला ये एक लुसेंट का बुक है। तो बिहार का इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ लेना चाहिए। एक बार कम से कम अगर हम रीडिंग भी मार लेंगे तो क्या होगा कि हमें पता हो जाएगा कि इतिहास क्या क्या बिहार का इतिहास है। आमतौर पर हम ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान भारत का इतिहास पढ़ते हैं, बिहार के इतिहास पर गौर नहीं करते हैं। तो यह ज़रूरी है कि इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद हम देख सकते हैं। हालांकि पहले इम्तियाज़ अहमद की एक बिहार एक परिचय बुक आती थी, तो उसमें इधर कुछ लेटेस्ट अपडेटेशन नहीं होने के कारण वो किताब अभी थोड़ा सा रिकमेंड करने में मुझे परेशानी हो रही है, परंतु उस किताब को भी देख सकते हैं, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अलावे ये एक है, स्पेक्ट्रम का बुक है, गांधी नेहरू टैगोर। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि गांधी नेहरू टैगोर, इससे ज़रूर एक सवाल रहता है हर बीपीएससी में, तो इस पुस्तक को भी ले लेना चाहिए विद्यार्थियों को। अगर गांधीवाद, नेहरूवाद और टैगोर के जो विचार हैं उसको जानना चाहते हैं तो बीपीएससी का इस प्रश्न को लिखने में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा केबीसी नैनो का एक बिहार समग्र है, संपूर्ण बिहार के इतिहास, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का जो पर्यटन है, जो भी कुछ नवीनतम सरकारों द्वारा किए गए प्रयास हैं उसके संबंध में इसमें अच्छा विवरण दिया हुआ है, तो इसको भी ले लेना चाहिए। तो इस तरह से यह जो है इतिहास विषय की तैयारी यहाँ से अच्छी ढंग से हो जाएगी। अब बात करते हैं करेंट का। तो करेंट का तो कोई विशेष ऐसा बुक होता नहीं है, आपको मंथली मैगजीन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो उनमें सबसे जो बेहतरीन मैगजीन है वो प्रतियोगिता दर्पण है। इसके अलावा दृष्टि का करेंट अफेयर्स टुडे है। ये दोनों जो मैगजीन है, इसके अलावा क्रॉनिकल भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी दो, या तो हम क्रॉनिकल लेंगे और दृष्टि लेंगे, या फिर दृष्टि लेंगे और प्रतियोगिता दर्पण लेंगे। इसके अलावा यह एक ईयर बुक है प्रतियोगिता दर्पण का, समूचे वर्ष का इसमें विवरण रहता है। पूरी तरह से प्रश्न को तैयार करने में तो आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन सारा पूरा साल का जो क्या क्या घटना हुआ ये पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और मेंस के प्रश्न को लिखने में भी यह मदद करेगा। इसके अलावा कुछ सरकारी मैगजीन है, इसको देख सकते हैं। जैसे एक योजना है, प्रत्येक महीना निकलती है, इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में और देश के विकास हेतु क्या क्या कुछ किया जा रहा है उससे संबंधित सारा जो निबंध वगैरह इसमें रहते हैं। ये हो गया। फिर कुरुक्षेत्र हो गया, ये ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है। तो ये योजना और कुरुक्षेत्र प्रत्येक महीना विद्यार्थियों को लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि कुछ पब्लिशर्स या कुछ इस तरह के कोचिंग संस्थान भी अपना एक ईयर बुक टाइप का निकालते हैं, जिसमें कि मेंस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसमें संपूर्ण जो नवीनतम इशूज होते हैं, जो नवीनतम घटनाक्रम होते हैं, जिनसे कि प्रश्न यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना होती है, तो
उन सारे निबंधों का एक संग्रह भी निकालती है। तो अगर समकालीन समय में अगर कोई इस तरह का जो निबंध का संग्रह या सारे इश्यूज को एक बुक में कंपाइल करके अगर निकल रहा हो तो उसे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तैयारी में काफ़ी मददगार होती है। इसके अलावा अगर सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी के लिए सबसे बेहतरीन तो यही रहेगा कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए जो पूर्व के प्रश्नों हैं उसको हल करने का प्रयास करें। और इसके अतिरिक्त एक अगर किताब लेना चाहते हैं तो ये अरिहंत का एक बुक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसको अगर आप सॉल्व करने का, हालांकि यहाँ जिस प्रकार का प्रश्न दिए गए हैं सेम टू सेम वैसे प्रश्न बीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको लेकर बनाते हैं, घर में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा उस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का हैबिट बन जाएगा और हम अच्छे ढंग से उसको हम बना सकेंगे, बिना गलती के सर्वशुद्ध उत्तर हम दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर में इतने बुक को हम रेकमेंड करेंगे। अब आइए सेकेंड पेपर, दूसरे पेपर की देख लीजिए, ये जीएस पेपर सेकेंड। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेगमेंट है, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बात करेंगे सबसे पहले पॉलिटी सिस्टम की। तो पॉलिटी सिस्टम के लिए सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत का बुक, एम लक्ष्मीकांत का सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन आ गया है, तो इसको ले लेंगे। यह एक तरह से पॉलिटी का बाइबिल है, बहुत ही आसान, सहज और सरल भाषा में लिखा गया है। इसको पढ़ने के बाद आप अन्य बुक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये तो ज़रूरी है। दूसरा है एक सुरेंद्र राउत का बुक है, तो इस बुक को इसलिए ज़रूरी है लेना क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो यह एक तरह से लक्ष्मीकांत का मेंस के दृष्टिकोण से पूरक हो सकता है, खास करके बीपीएससी के लिए। तो ये सुरेंद्र राउत का बुक जो है ये ज़रूरी होती है। पॉलिटी में इन 2 बुक के अलावे और किसी तीसरे बुक का हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। अब आइए अर्थव्यवस्था और भूगोल पर। तो अर्थव्यवस्था में देखिए रमेश सिंह का बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये ज़रूरी है, हालांकि यह यूपीएससी के लिए बुक लिखा गया है, परंतु इनमें से कुछ चैप्टर को पढ़ा जा सकता है। और ये कुमार सर्वेश का बुक है। कुमार सर्वेश का 2 बुक यहाँ दिखाया गया है। तो एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों है, और एक केवल भारतीय अर्थव्यवस्था है। मैंने इस बुक को भली भांति तरीके से पढ़ा है और काफ़ी इससे मुझे मदद मिला है। विद्यार्थी चाहें तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था के बारे में मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा अगर हल प्रश्न पत्रों की बात करें या प्रश्न पत्र टाइप फॉर्मेट में, तो केबीसी का 2 बुक है, इसको हम सुझाना चाहेंगे। एक जो है अर्थव्यवस्था है और एक भूगोल का है। दोनों में संभावित रूप से बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में इस दोनों बुक में लिखा हुआ है। तो इसको भी विद्यार्थी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रहता है, 40-45 रुपये कीमत रहता है, तो इसको जो है देख सकते हैं। अब आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यह जो मैग्रो हिल का बुक है, तो इससे आप मदद ले सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ये यूपीएससी, बीपीएससी, पीटी, मेंस सारा इससे तैयारी लोग करते हैं। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो सेगमेंट होता है, तो उसके लिए दृष्टि का ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। इसका भी लेटेस्ट एडिशन हम ले लेंगे। इससे पारिस्थितिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, जैव विविधता, ये तीनों चैप्टर जो है इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त परीक्षा मंथन, अगर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास उसको पढ़कर हम बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ये परीक्षा मंथन का बहुत अच्छा बुक है। और ये अगर बुक मिल जाता है तो इसमें मेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छे मटेरियल दिए हुए हैं। और इसके अलावा एक सुरेंद्र राउत का और एक पुस्तक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये प्रबोधन पब्लिकेशन का है। इसमें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सवालों का। और इसके अतिरिक्त एक विज्ञान प्रगति मैगजीन है, यह भी सरकारी मैगजीन है प्रकाशन विभाग का, तो इसको भी निरंतर अवलोकन करते रहना चाहिए। तो ये बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड दोनों का जो बुक यहाँ रिकमेंडेशन किया गया है, तो यह कई ऑफिसर्स जो चयनित ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सुझाव और मैंने जो पुस्तक पढ़ा उसके आधार पर मैंने इसको रिकमेंड किया। इसके अतिरिक्त और भी अगर बाज़ार में कुछ लेटेस्ट बुक आते हैं
तो उनको भी देखा जा सकता है। परंतु यह एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम किताब पढ़ेंगे, किसी भी किताब, तो किताब का जखीरा जमा कर लेने से क्या होता है कि उतना हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो किताब हम सेलेक्टेड खरीदेंगे और कुछ भी पढ़ेंगे, 2-3 बुक को भी पढ़ेंगे, तो किसी एक बुक को आधार बनाएंगे, उसको बेसिक बना के, और फिर आगे हम उस पर देखते जाएंगे। अगर कोई कुछ इस बुक में समझ में नहीं आया, दूसरे बुक से देखेंगे। हो सकता है कि कोई तथ्य या चैप्टर इस बुक में नहीं हो तो दूसरे बुक में देखेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब रही बात कि कैसे पढ़ाई किया जाए, तो पढ़ाई करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी संक्षेप में मैं यही बता देता हूं कि पढ़ाई करने के लिए सबसे जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि निरंतरता होनी चाहिए। तो कंटिन्यू पढ़िए, 7 से 8 घंटा पढ़िए, समय निकालिए, पुस्तक को पढ़िए और मार्गदर्शन जरूर लीजिए। ये मार्गदर्शन चाहे आपके सीनियर का हो या आसपास में कोई चयनित ऑफिसर है उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए, या कोई बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है तो वहाँ से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब है क्या कि तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद अपना नोट्स स्वयं बनाइए। नोट्स बनाने में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स को आप ले सकते हैं। जेरॉक्स कॉपी बाज़ार में मिलता है, सस्ते में मिल जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी महंगा देता है, जेरॉक्स के दुकान पर वो मिल जाएंगे वहाँ से ले सकते हैं। और उसके जो क्वेश्चन और आंसर लिखने का जो पैटर्न है, केवल उस पैटर्न का फॉलो करना है, क्योंकि वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप लेंगे वो अभी काफ़ी पुराने रहते हैं, 2-3 साल पहले के होते हैं। और अगर आज के समय में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आउटडेटेड है। तो उसमें नए नए आंकड़ों का समावेश करना पड़ेगा, आपको उसको अद्यतन करना पड़ेगा, उसको लेटेस्ट अप्रोच में लाना पड़ेगा, और तब जाके तो अपना नोट्स खुद बनाइए। चाहे नोट्स कितना भी बढ़िया आपको बनाया क्यों ना मिल गया हो, लेकिन उसको नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में लिखिए और फिर उसका सिनॉप्सिस बनाइए। मतलब नोट्स का जो भी आधारभूत पॉइंट है, आजकल बीपीएससी में पॉइंट फॉर्म में लिखने के बाद नंबर भी बढ़िया मिलता है, निबंधात्मक फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा कम नंबर मिल रहा है। तो पॉइंट को उसी नोट्स के बगल में एक पेज छोड़ दीजिए और वहाँ पे सिनॉप्सिस बनाइए। और सिनॉप्सिस बनाइए 1 पेज का। अगर 4-5 पेज का है आपके पास नोट्स है तो उसका 1 पेज में सिनॉप्सिस बनाइए और महत्वपूर्ण पॉइंट को और महत्वपूर्ण तथ्य को उसमें लिखिए। यह आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। और इसके बाद सबसे जो बड़ी बात है वह यह है कि कोई भी प्रश्न आप ले लीजिए, चाहे वो जो प्रश्न आपका पूछा गया है पूर्ववर्ती वर्षों में ये है, उनमें से किसी प्रश्न को उठाइए, या जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है कुछ नए नए प्रश्नों को, उसको उठाइए और उस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए। किसी प्रश्न को उठाइए और यह देखिए कि अगर अभी हम परीक्षा देने के लिए बैठते और यही प्रश्न आता तो हम कितना लिख पाते और कितना नहीं लिख पाते, कितना प्रश्न को लिखने में हमें आसानी होता और कितना इसमें कठिनाई होता। और इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि बीपीएससी आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। और उससे भी बढ़िया यह है कि दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, सभी मिलकर लिखिए और एक दूसरे का कॉपी का मूल्यांकन कीजिए। और उससे भी बेहतरीन ये हो सकता है कि कहीं अगर टेस्ट सीरीज चल रहा है मेंस परीक्षा के लिए, किसी कोचिंग संस्थान या किसी संगठन या किसी क्लब में अगर टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है तो उस टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी लिखने की शैली, आपका वाक्य विन्यास, आपका शब्दों का चयन, आपका जो सिलसिलेवार और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो उत्तर लिखने की जो आवश्यकता होती है वो सब दिनों दिन निखरते जाएगा और आप एक सुंदर लेखन लिख पाएंगे। और सुंदर लेखन के कारण क्या होगा कि परीक्षक के नज़रों में आप आ जाएंगे और आपको अधिक से अधिक नंबर देंगे। और जितना अधिक नंबर मिलेगा प्रति प्रश्न उतना हम अधिक नंबर को प्राप्त करेंगे और बीपीएससी में सफलता प्राप्त करने की, बीपीएससी में सर्वोच्च पद प्राप्त करने की का जो संभावना है उतना ही बढ़ जाएगा। तो आशा है कि इस जो आज का जो क्लास था, लंबा क्लास जरूर था, परंतु अगर पूरा क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा,
तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे और भी मुख्य परीक्षा को कैसे लिखें और कैसे तैयारी करें, इसके लिए और भी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।